गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है परिवर्तनशील विनिमय दर, यानी कि फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिसे हम फ्लोटिंग या फ्लक्चुएट एक्सचेंज रेट भी कह सकते हैं, उसके बारे में। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मीनिंग ऑफ फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट। परिवर्तनशील विनिमय दर का अर्थ। देखिए, परिवर्तनशील विनिमय दर किसे कहते हैं? परिवर्तनशील विनिमय दर उस विनिमय दर को कहते हैं जो कि विदेशी बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। तो इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या है? विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है, जो विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियों में होने वाले परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तित होती रहती हैं। अगर आपकी डिमांड और आपकी सप्लाई में चेंज आएगा तो आपकी एक्सचेंज रेट भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। राइट, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इस प्रकार की विनिमय दर के निर्धारण में सरकार और मौद्रिक अधिकारी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यूजुअली द गवर्नमेंट और जो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं वो इस एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेशन में कोई भी इंटरफेयर नहीं करती, यानी कि ये जो एक्सचेंज रेट होगी वो फुल्ली अपने मार्केट की डिमांड और सप्लाई के द्वारा निर्धारित होगी। राइट, तो ये इसका मीनिंग था। अब हम कुछ ऐसे फैक्ट की बात करते हैं कि ये एक्सचेंज रेट कब आई और कैसे हैं और अभी कौन सी एक्सचेंज रेट वर्क कर रही है। राइट, तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो क्या कह रहा है कि परिवर्तनशील विनिमय दर की व्यवस्था जो प्रचलन में रही, द सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट विच रिमेन प्रिविलेंट इज एज फॉलो। यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट हैं, कुछ ऐसे पीरियड टाइम थे जहाँ पे इस एक्सचेंज रेट को फॉलो करना या इसे लागू करना आवश्यक था। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट की, पीरियड फ्रॉम 1914 टू 1925, 1914 से 1925 का समय। फॉर द फर्स्ट टाइम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम प्रिविलेंट इन द वर्ल्ड फ्रॉम 1914 to 1925 due to grave condition created by First World War। आप सभी जानते हैं कि 1914 से 1925 तक का जो समय था या काल कह सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के कारण बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण, जहां हमने फर्स्ट टाइम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को इंट्रोड्यूस किया या उसकी व्यवस्था को, उसकी दर की व्यवस्था जो है वो प्रचलन में आई। तो फर्स्ट टाइम पीरियड कौन सा था? 1914 से 1925 का। बात करते हैं सेकंड टाइम पीरियड की, पीरियड फ्रॉम 1931 टू 1945। अब हम 1931 से 1945 के समय का टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड आप जानते हैं कि मैं मिंट पार थ्योरी की बात कर रही हूँ, जहाँ पे मिंट पार थ्योरी में हमने पढ़ा था, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था मिंट पार थ्योरी का। इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड हैड टू बी सैक्रिफाइस्ड ड्यू टू ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वर अडॉप्ट इन प्लेस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। यानी कि जो 1931 से 1945 तक का काल, जिसे कि हम महान कह सकते हैं तीसा का मंदी, यानी कि डिप्रेशन टाइम पीरियड, जिसमें जो गोल्ड स्टैंडर्ड था उसको हमें सैक्रिफाइस करना पड़ा, उसका परित्याग करना पड़ा, और जो हमारी स्थिर विनिमय दर था, स्थिर विनिमय दर का स्थान जो है वो परिवर्तनशील विनिमय दर को अब देना पड़ा, या उसकी जगह हम कह सकते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट की जगह हमने कौन सी रेट को अपनाया? परिवर्तनशील विनिमय दर को, यानी कि फिक्स एक्सचेंज रेट को हमने रिप्लेस कर दिया किससे? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से। 1945 आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 1945 को। राइट, और की स्थापना तक हमने किस रेट को फॉलो करके रखा? परिवर्तनशील विनिमय दर का प्रचलन रहा। यानी कि 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना तक परिवर्तनशील विनिमय दरों का प्रचलन रहा। राइट, बात करते हैं नेक्स्ट, पीरियड कंटिन्यू सिंस 1974, यानी 1974 से लगातार क्या हुआ कि आफ्टर सेकेंड टाइम द वैल्यू ऑफ डॉलर इन 1973 एंड आफ्टर डिवैल्यूशन ऑफ ईयर 1974, सॉरी यहाँ पे येन है,
इन 1974 द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कंटिन्यू प्रिविलेंट टिल नाउ। 1974 से लगातार, ठीक है। 1973 में डॉलर की दोबारा अवमूल्यन किया गया, यानी कि 1973 में हम देख सकते हैं कि डॉलर का है वो सेकंड बार डिवैल्यूएशन हुआ। और 1974 में जो येन था, येन क्या है, जापान की करेंसी में अवमूल्यन के बाद से लेकर अब तक विश्व व्यवस्था में हम कौन सी रेट को जानते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को। यानी कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट यानी कि जिसे हम कह सकते हैं परिवर्तनशील विनिमय दर, जो कि मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती हैं। मोस्टली द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, राइट। और जो गवर्नमेंट है या मॉनेटरी अथॉरिटी है वो कोई भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो ये इसके फैक्ट थे। अब बात करते हैं इसके डायग्राम की। देखिए यहाँ हमने एक डायग्राम बनाया है डिमांड एंड सप्लाई का। हमने OX पे क्या अब हम बात करते हैं इसकी डिमांड कर्व की, यानी कि जो आपकी फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट है उसको हम बाय डायग्राम से एक बार समझते हैं। चलिए देखिए यहाँ OX पे हमने पॉन्ड की मात्रा को बताया है और OY पे ये बता रहा है एक्सचेंज रेट को। तो ये जो हमारा है वो सप्लाई कर्व है SS, और ये हमारा है डिमांड कर्व जो कि DD हमने लिखा है। ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, ये ठीक है। और इसका हमने नाम क्या रखा है, P। और ये हमारी एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड हो गई, राइट। तो यानी जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काटते हैं वो हमारा P बिंदु है जो कि हमारी एक्सचेंज रेट को बता रहा है। सपोज़ दैट हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारी जो एक्सचेंज, अब सपोज दैट ऐसी एक कंडीशन आई कि एक्सचेंज रेट है वो डाउन हो गई, डाउन होके वो कहाँ चली गई है, E1 पे। E1 पे जैसे ही जाती है तो आप देखते हैं कि वो डिमांड को कहाँ टच कर रही है, यहाँ पे, यानी Q4 पे। और ये सप्लाई को कहाँ टच कर रही है, Q1 पे। यानी कि आपने देखा कि जो एक्सचेंज रेट 1 है, जब वो जैसे ही नीचे आती है तो वो डिमांड तो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़, और जो सप्लाई है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि हम देखते हैं कि जब एक्सचेंज रेट गिरकर OE पर आ जाती है, कि यानी OE पर, E से कहाँ आ रही है, OE पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉन्ड है उसको बहुत ज़्यादा मांगा जा रहा है। और वो कितना मांगा जा रहा है, पॉन्ड की मांगी गई मात्रा कितनी है, OQ4, यानी कि ये इतनी ज़्यादा, O से लेकर OQ4 तक। और उसकी जो सप्लाई है वो कहाँ तक है, वो सप्लाई सिर्फ इतनी, OQ1 है। तो जब विदेशी मुद्रा बाजार में पॉन्ड की कमी होती है तो पॉन्ड की कीमत क्या होगी, बढ़ेगी, और डॉलर में पॉन्ड का मूल्य बढ़ जाएगा। तो पॉन्ड का जब डॉलर में मूल्य बढ़ेगा तो पॉन्ड की कीमत में वृद्धि होगी, तो वृद्धि से उसकी मांग कम हो जाएगी और पूर्ति बढ़ेगी। तो ये वापस अपने पॉइंट E पर आ जाएगा। यानी कि जब आप देखते हैं कि पॉन्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसकी सप्लाई नहीं है, जब सप्लाई कम होती है और डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो इस एवज में क्या होता है, जो कीमत होती है, प्राइस होती है, वो बढ़ जाती है। यानी क्या बढ़ेगा, प्राइस बढ़ जाएगी। तो प्राइस बढ़ेगी क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, मांगने वाला ज़्यादा और सप्लाई कम है, तो प्राइस यहाँ बढ़ेगी। और प्राइस बढ़ने की वजह से हम कह सकते हैं कि डॉलर का जो डॉलर है, डॉलर में पॉन्ड का मूल्य बढ़ जाएगा। और पॉन्ड का जो आप कह सकते हैं मूल्य बढ़ेगा, इट मीन्स क्या है कि पॉन्ड की कीमत में वृद्धि होगी। और जब पॉन्ड की कीमत में प्राइस इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली जो डिमांड थी पहले ज़्यादा, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और पूर्ति बढ़ जाएगी। यानी पूर्ति के सप्लाई के लेवल के बराबर आ जाएगा। ये प्रोसेस जब तक चलता है जब तक कि वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी P पर नहीं आ जाता, राइट। तो ये तो बात की हमने जब एक्सचेंज रेट आपकी डाउन हो जाए। सपोज दैट हम मानते कि हमारी एक्सचेंज रेट बढ़ गई, बढ़ के वो चली गई E2 पे। E2 पे एक्सचेंज रेट जाती है तो आपने देखा कि ये सप्लाई को कहाँ टच कर रही है, Q3 तक। यानी कि जो पॉन्ड की मात्रा की सप्लाई रहेगी वो कितनी रहेगी, OQ3। और इसकी जो डिमांड रहेगी वो कितनी रहेगी, OQ2। यानी कि जब एक्सचेंज रेट बढ़ती है, जब आपकी एक्सचेंज रेट Q2 होती है
तो आपकी जो डिमांड है वो तो कम हो रही है, क्योंकि डिमांड कितनी हो रही है, OQ2 हो रही है, राइट। और जो सप्लाई है वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, OQ यहाँ यानी इतनी बढ़ रही है, और जो डिमांड है वो तो इतनी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब आपने देखा सप्लाई ज़्यादा है और जो डिमांड है वो कम है, तो जब पॉन्ड की सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी तो आप जानते हैं कि जो फॉरेन मनी मार्केट होता है यानी विदेशी मुद्रा बाजार में जो पॉन्ड की प्राइस क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। यानी कि आप जानते हैं कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है, किसी कमोडिटीज़ की भी बात करते हैं, तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो उस तरह से जब पॉन्ड की सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, गिर जाएगी यानी डाउन हो जाएगी। तो डॉलर में पॉन्ड का मूल्य कम हो जाएगा और वो अपने संतुलन बिंदु जो OE या कह सकते हैं P बिंदु पर वापस आ जाएगा। यानी कि ये जो एक्सचेंज रेट है बढ़ रही है या एक्सचेंज रेट कम हो रही है, वो अपनी डिमांड और सप्लाई की वजह से, अपनी इस प्राइस की वजह से क्या होती है, वापस अपने ई पॉइंट पे आ जाती है। और ई पॉइंट हमारा कौन सा है, ये पॉइंट जो हमारा P पॉइंट है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, क्योंकि ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो चाहे आपकी एक्सचेंज रेट बढ़े चाहे आपकी एक्सचेंज रेट कम हो, वो अपनी जो मेन पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, वहाँ आ जाता है। और ये अपने प्राइस के, आप कह सकते हैं सप्लाई ज़्यादा होगी या डिमांड ज़्यादा है तो वो प्राइस के कम या अधिक होने की वजह से, यानी हम कह सकते हैं कि विदेशों के विनिमय बाजार में करेंसी का मूल्य अप एंड डाउन हो जाता है। यानी कि सप्लाई ज़्यादा होगी तो जाहिर है कि उसका मूल्य क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अगर डिमांड ज़्यादा है तो उसका सप्लाई, जो उसका प्राइस है करेंसी का, वो बढ़ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं कि विदेशी बाजार में संतुलन जो इक्विलिब्रियम है वो वापस अपने उस P पॉइंट पे आ जाता है। तो ये था डिमांड और सप्लाई के बेस में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का निर्धारण। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।